माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सब एजेंट कौन होता है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सीरीज ऑफ सेक्शंस फ्रॉम somewhere between 190 to 195 which is all about sub agent and substituted agent। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या कंसेप्ट होता है एजेंट सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का, क्या रिलेशनशिप होता है, कौन कब लायबल रहेगा एंड किसको लायबल रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है एंड वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसे कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको लॉ में दी बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं एंड आपका जो सीए फाउंडेशन का जो जर्नी रहेगा बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है। बिकॉज मैं आपको पढ़ाती हूँ लॉ बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। एंड वी ऑल्सो speak about the question and the answers which can appear in exam, so that आपकी जो स्टडीज रहेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड एंड एग्जाम फोकस भी रहेगी एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है लॉ के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो बात करते हैं यार एजेंट कौन होता है। हु इज बेसिकली अ एजेंट। ओके, सो देयर इज अ पर्सन हु इज नोन एज प्रिंसिपल। ठीक है, एक तो क्या बंदा है, एक तो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट को। फॉर एग्जाम्पल ए बंदा है जो कि बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, वो उसके बहुत सारे बिजनेसेस है एंड उसको सब कुछ हैंडल एक टाइम पे करना पॉसिबल नहीं है, तो उसने किसको अपॉइंट किया, यहाँ पे एजेंट को अपॉइंट किया। एंड अब प्रिंसिपल के ऑथोराइजेशन के साथ ये एजेंट वो हर काम करता है जो उसे करना चाहिए। ठीक है, लॉफुल एक्टिविटीज। ओके, सो प्रिंसिपल ने उसको क्या क्या ऑथोराइजेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड वहां का सारा कामकाज देखने के लिए प्रिंसिपल ने उस एजेंट को अपॉइंट कर दिया है। तो अब सब कुछ वही हैंडल करता है, स्टॉक कितना है, कितना सेल्स हो रहा है, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरी कैसे काम कर रही है, नेक्स्ट वाई जेड जो भी लॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आएगा सब कुछ एजेंट ही देगा। तो सबसे पहले तो एजेंट ऐसे ही किसी और बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता है, बिकॉज प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर एंड ट्रस्ट के ऊपर बिल्डअप होता है। यही कहता है हमारा सेक्शन नंबर 190। ठीक है, सेक्शन नंबर 190 क्या कहता है कि भाई एजेंट है ना, नॉर्मल सिचुएशंस में अपनी ड्यूटी किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है, वो किसी सब एजेंट को या फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता है। बट देखो कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जहां पे किसी और की अपॉइंटमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एजेंट की तबीयत खराब हो जाती है एंड वहां पे उसे किसी और को काम हैंडओवर करना है, डेलीगेट करना है, तो यहाँ पे वो सब एजेंट को अपॉइंट कर देगा। राइट, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में सिनेरियोस पॉसिबल है, तो इसीलिए सब एजेंट का कॉन्सेप्ट आया है विच इज सेक्शन नंबर 191। ठीक है, दो सेक्शंस है, समझ के लो। पहला क्या है 190, जहां पे जनरली लॉ कहता है कि भाई एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट इज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन बिकॉज एजेंसी इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, और इस जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। ठीक है, अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, ऑलरेडी प्रिंसिपल ने उसका काम डेलीगेट किया है ना एजेंट को, तो और फर्दर डेलीगेट उसको नहीं करना चाहिए। बट कुछ सर्टेन सिनेरियोज है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है सब एजेंट को, और वहां पे एंट्री होती है सेक्शन नंबर 191। तो 1 क्या कहता है, सब एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओरिजिनल एजेंट एंड वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। याद रखो, सब एजेंट को अपॉइंट कौन करेगा, एजेंट अपॉइंट करेगा। याद रखना, किसके ऑथराइजेशन के साथ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, प्रिंसिपल के ऑथराइजेशन के साथ अपॉइंटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सीरीज समझ गई।
प्रिंसिपल मेन बंदा है, उसने डेलीगेट किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एजेंट के साथ, और एजेंट को कुछ नॉर्मल एक्सेप्शनल लाइक सिचुएशन आ गई है कि वहां पे एजेंट जाके अपॉइंट करेगा सब एजेंट को, ठीक है। तो जब भी सब एजेंट को अपॉइंटमेंट होता है तो वहां पे अपॉइंटमेंट की कुछ कंडीशंस होती है जो कि टिक मार्क होनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब भी सब एजेंट की अपॉइंटमेंट होगी वो ऑथराइजेशन के साथ होनी चाहिए, भले ही एक्सप्रेस ऑथराइजेशन हो या इम्प्लाइड ऑथराइजेशन हो। प्रिंसिपल की हाँ होनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को हाँ बोलना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है तू सब एजेंट को अपॉइंट कर दे, सबसे पहली शर्त, ठीक है। दूसरी शर्त, ट्रेड एंड कस्टम शुड अलाउ इट, यानी कि जो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शंस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एजेंट का कोई ऐसा काम है जहां पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, क्या वो वहां पे सब एजेंट को डेलीगेट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे ट्रेड एंड कस्टम्स अलाउ ही नहीं करेंगे ना, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है उसके उस काम में, ठीक है। तो वहां पे सब एजेंट का अपॉइंटमेंट जो होगा वो हमेशा से इनवैलिड अपॉइंटमेंट ही रहेगा, ठीक है, फेयर अपॉइंटमेंट नहीं रहेगा। तो आपको प्रिंसिपल की ऑथराइजेशन के साथ साथ क्या चेक करना है कि भाई जो सब एजेंट की जो अपॉइंटमेंट हो रही है, अपॉइंटमेंट एक्चुअली की भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल का उठाओ, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, वहां पे उसका मेक रेट करने के लिए किसी आदमी की जरूरत है, हाँ तो वहां पर रिप्लेस हो सकता है, ट्रेड एंड कस्टम विल अलाउ इट। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई वहां पे जो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस है, जो ट्रेड कस्टम्स है, वो क्या कहते हैं, क्या वो वहां पे किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं काम? अगर हाँ तो बिल्कुल वैलिड अपॉइंटमेंट होगी सब एजेंट की, ठीक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट शर्त, ठीक है, इमरजेंसी मेक्स डेलीगेशन नेसेसरी, ठीक है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तभी तो ये डेलीगेट कर रहा है ना, वरना तो सेक्शन 190 तो बोल ही रहा है कि तुम ऐसे तो डेलीगेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस है, और अगर ये तीन सिचुएशंस बोलती है कि हाँ ये तीनों सिचुएशंस फॉलो की जा रही है, तो सेक्शन नंबर 192 लगेगा, दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। एक बार फिर से याद करके ले लो, प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है तो लगता है सेक्शन नंबर 192, एंड अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो लगता है सेक्शन नंबर 193। दोनों के प्रोविजंस अलग है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। फिर से एक बार, अगर अपॉइंटमेंट के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो कि है तीन कंडीशन, सबसे पहली तो प्रिंसिपल का ऑथराइजेशन है, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड हो सकता है, दूसरा है कि ट्रेड कस्टम भी अलाउ कर रहा है, और तीसरा है इमरजेंसी सिचुएशंस है इसलिए डेलीगेशन कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या लगेगा, अपॉइंटमेंट प्रॉपर हो जाएगी, सेक्शन 192 लगेगा। अब सेक्शन 192 क्या बोलता है कि भाई प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज, ये सब एजेंट जिससे भी डील करेगा ना, ठीक है, क्योंकि वैलिड अपॉइंटमेंट जिसके ऑथराइजेशन के साथ हो रहा है, तो प्रिंसिपल लायबल टू थर्ड पार्टीज, ओके, फॉर द एक्ट डन बाय द सब एजेंट, अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो रही है तो, ठीक है। फिर एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स डन ऑफ द सब एजेंट, दोनों चीजें है, समझ के लो। अगर कोई कुछ गलत हो जाता है तो कौन किसका गला दबाएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, अगर वैलिड अपॉइंटमेंट है तो हाँ भाई जो भी सब एजेंट एक्ट कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, ठीक है, प्रिंसिपल विल बी फॉर श्योर लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द सब एजेंट। लेकिन अगर सब एजेंट कुछ गलत कर देता है तो प्रिंसिपल जाके गला दबाएगा एजेंट का, बिकॉज एजेंट ने अपॉइंटमेंट करी है सब एजेंट की, एंड एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, ठीक है। देन सब एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, द सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट, ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस द हायरार्की, ठीक है। अगर वैलिड अपॉइंटमेंट है तो प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज, एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, एंड सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू होम, एजेंट, ओके, दिस इज समवेयर द हायरार्की। प्रिंसिपल थर्ड पार्टीज को लायबल है,
एजेंट प्रिंसिपल को लायबल है, सब एजेंट एजेंट को लायबल है, एंड एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे सब एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को भी लायबल रहेगा। कौन सी वो सिचुएशन है? सिचुएशन ऑफ फ्रॉड। अगर सब एजेंट ने 10-15 करोड़ का फ्रॉड ही मार दिया है तो भाई वहां पे एजेंट के हाथ में बात नहीं रही है। अब सीधी बात जाएगी प्रिंसिपल के पास, और सब एजेंट किसको रेस्पॉन्सिबल रहेगा? प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ वैलिड अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 193 की। ठीक है, सेक्शन नंबर 193 क्या बोल रहा है? वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है, यानी कि अपन ने जो 3 कंडीशंस पढ़े हैं ना, कि या तो ट्रेड कस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, या तो प्रिंसिपल का ऑथराइजेशन है ही नहीं, या तो इमरजेंसी सिचुएशन था ही नहीं। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाती है तो सेक्शन नंबर 193 लग जाता है। अब सेक्शन नंबर 193 में कौन किसको लायबल रहेगा? वही हायरार्की है, प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट एंड थर्ड पार्टी जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन किसको लायबल रहेगा? आप अपने समझ से बता सकते हो। अपॉइंटमेंट करी है एजेंट ने, तो भाई अगर विदाउट ऑथराइजेशन के साथ अगर एजेंट ने अपॉइंटमेंट कर दी है तो एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एंड एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी एज वेल। समझ के लो क्यों एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। वैलिड अपॉइंटमेंट में कौन था रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था। क्यों था? क्योंकि उसके ऑथराइजेशन के साथ सब एजेंट को अपॉइंट किया था ना एजेंट ने। अब यहाँ पे विदाउट ऑथराइजेशन एजेंट ने अपॉइंट कर दिया तो भाई एजेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। लॉ कहता है कि एजेंट भुगतेगा, प्रिंसिपल को भी वो लायबल रहेगा और थर्ड पार्टी को भी वो लायबल रहेगा। ठीक है, फिर प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स डन ऑफ द सब एजेंट, क्योंकि प्रिंसिपल के ऑथराइजेशन के साथ उसकी अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल कभी भी लायबल नहीं रहेगा सेक्शन नंबर 193 में। फिर सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू एजेंट। एब्सोल्युटली, क्योंकि प्रिंसिपल बोल रहा है तू मेरे पास आ ही मत, तूने किया है, तूने झमेला किया है पूरा, तू सुधार। ठीक है, तूने रायता फैलाया, तू सुधार। मैं कहीं पर बीच में आने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मेरी ऑथराइजेशन के साथ तूने अपॉइंटमेंट की ही नहीं है। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा। सब एजेंट जो रहेगा वो एजेंट को लायबल रहेगा इस सिचुएशन में, और प्रिंसिपल जो रहेगा वो कहीं पे भी किसी को लायबल नहीं रहेगा। आपको केस स्टडीज इस सेक्शन से आ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉजिकल है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है इसमें। ठीक है, तो सब एजेंट की जब भी अपॉइंटमेंट होती है, क्या हुआ सेक्शन नंबर 191 में सब एजेंट के बारे में पढ़ा अपन ने। 192 इज प्रॉपर अपॉइंटमेंट, 193 इज इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट। 192 के प्रोविजंस अलग है कि कौन किसके लिए लायबल है, अपन ने देख लिया है। आप ये चाहो तो वापस से दोबारा से रीरीड कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये समराइज्ड नोट्स है जो मैंने खास स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, अगर आपको ये समराइज्ड नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे ऐप पर जा सकते हो जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डिटेल्स भी आपके वीडियो के नीचे दी हुई है, पीक प्रेप ऐप का नाम है, वहां पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सो दोबारा से रीड कर लो। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है तो अगेन ये 193 सेक्शन लगता है। अब ये हो गया सब एजेंट का कांड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन है? हु इज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? A substituted agent is a person which is appointed by agent only but with the full authorization of principal. प्रिंसिपल की पूरी ऑथराइजेशन के साथ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? एजेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्क जहां पे लॉ की लाइक टेक्निकल चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरी है, या फिर एक लॉयर की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ एक स्पेसिफिक काम के लिए आप वहां पे एक एजेंट को भी अपॉइंट कर देते हो कि आज से वो जो भी है सारा का सारा लीगल वर्क संभालेगा, वो जो है वो सारा का सारा वैल्यूएशन का काम संभालेगा।
तो इन लोगों को हम बोलते हैं जनरली, इनके ऊपर एग्जांपल्स आते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, ठीक है। और भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एजेंट को ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है वहां पे। सब एजेंट क्या है, सब एजेंट में हमेशा एजेंट रहेगा, उसके साथ साथ सब एजेंट रहेगा, ठीक है। एंड एजेंट विल बी लायबल फॉर ऑल द वर्क डन बाय द सब एजेंट, ठीक है। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या रहेगा, सीधा का सीधा प्रिंसिपल के ऑथोराइजेशन के साथ यहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल द डन बाय द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों का बीच का अंतर समझ में आ गया है, ठीक है। So the definition says कि a substituted agent is a person appointed by agent with the knowledge and consent of the principal to act for principal in the business of agency. He is not a sub agent. सब एजेंट नहीं, वो एजेंट का एजेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब ही इज अ एजेंट टू द प्रिंसिपल ओनली, ठीक है। जो भी लायबल रहेगा वो प्रिंसिपल को ही वो रहने वाला है, दैट इज द डिफरेंस। सब एजेंट जो होता है वो एजेंट का एजेंट होता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है वो दूसरी पार्टी है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि एजेंट जो था वो छुट्टी पे ही चला गया है, उसका ट्रांसफर हो गया, वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वो अपनी जगह पे दूसरा एजेंट को लाके खड़ा कर देगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है। और section number 194, relationship with principal. When an agent has expressed or implied authority to appoint another person, the person so appointed becomes the agent of the principal for that part of the work. For example, जैसे अपन ने डिस्कस किया लीगल काम को संभालने के लिए, वैल्यूएशन के एक्सपर्ट को संभालने के लिए, सो ठीक है, तो वहां पे वो प्रिंसिपल का ही एजेंट बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच हैव बीन गिवन ओवर हियर। एजेंट में अपॉइंट प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर, ब्रोकर, सर्वेयर्स व्हेन सच अपॉइंटमेंट इज नेसेसरी ऑन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। अब ये हो गया सेक्शन नंबर 194। अब सेक्शन नंबर 195 क्या कहता है, एजेंट्स ड्यूटी वाइल सेलेक्टिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अपॉइंटमेंट तो भाई एजेंट ही कर रहा है, लेकिन एजेंट को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी बंदे को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के तौर पर रख रहा है वो क्वालिफाइड रहे, वो प्रोमिनेंट रहे, ठीक है। ऐसे ही वो एक्सवाइजेड किसी भी पर्सन को आके अपनी पहचान से किसी भी पर्सन को आगे वहां पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के नाम पे खड़ा नहीं कर सकता चाहिए। एजेंट को ये पूरी रीजनेबल केयर लेनी चाहिए कि भाई जो भी एजेंट को अपॉइंटमेंट की जा रही है वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट लायक है उस काम के, ठीक है। सो द एजेंट मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड प्रूडेंस व्हाइल सेलेक्टिंग द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जस्ट लाइक अ प्रूडेंट पर्सन वुड डू इन हिज ओन केस, ठीक है। अगर केस सिनेरियो, अगर एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की सारी क्वालिफिकेशंस देखते हुए, डिग्रीज को देखते हुए, उसको प्रॉपर अपॉइंटमेंट किए, कहीं पे भी वो नेग्लिजिबल नहीं है, फिर भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कुछ गड़बड़ कर देता है, तो इस सिचुएशन में एजेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू द प्रिंसिपल, okay, very important effect of proper selection. If the agent selects a competent and reputed person carefully, he is not responsible for cause for negligence or insolvency of substituted agent. very important, इसके ऊपर केस स्टडीज आती है, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स वेरी इजीली। कहने का लॉजिक यही है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करते वक्त जो एजेंट है वो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा ही चाहिए उसकी जगह पे, जो डिग्री चाहिए वो प्रॉपर उसको देख के रखनी है। एंड अगर वो सभी का सभी डिग्रीज को देखते हुए रख रहा है फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की गलती की वजह से, ठीक है, तो वहां पे एजेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल, ओके। सिंपल सा कैलकुलेशन है एंड लॉजिकल भी है, उसने सब कुछ देखते हुए रखा तो भी कुछ गलत हो गया तो एजेंट की गलती नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट उसने गलत बंदे को उठा के वहां पे अगर काम पे रख दिया है और उसकी वजह से अगर कुछ गलती हो जाती है तो वहां पे एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, ओके। दैट वाज अ पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड सेक्शन नंबर 195 तक अपन ने कवर कर लिया है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था, 192 इंपॉर्टेंट था, 193 इंपॉर्टेंट था, इफेक्ट ऑफ प्रॉपर अपॉइंटमेंट एंड इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 195 एक इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। एंड उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आई हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स,
यहाँ पे सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का, कि कंट्रोल किसके अंदर होता है, वर्क अंडर कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल एजेंट, वर्क अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एजेंट डेलीगेट पार्ट ऑफ हिज ओन ड्यूटीज टू सब एजेंट, एजेंट डज नॉट डेलीगेट हिज ओन ड्यूटीज, ओनली नेम्स अनदर पर्सन फॉर प्रिंसिपल, पूरा का पूरा नया फ्रेश बंदा है वो, ठीक है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो डायरेक्ट प्रिविटी बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, स्टार्टिंग के पार्ट में आ जाओ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल विल बी हैविंग अ कनेक्शन विद द थर्ड पार्टी, एजेंट सिर्फ एक ब्रिज का काम करता है। So there is always a privity of contract between the principal and the third party. जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेलॉइट में काम कर रही हूँ और मैंने डेलॉइट के बिहाफ में किसी से कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, और अगर कल को कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऊंच नीच हो जाती है तो वहां पे डेलॉइट एंड वो थर्ड पार्टी जो रहेगा जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, उन दोनों के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नो डायरेक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, एब्सोल्युटली, क्योंकि एजेंट को सब एजेंट को अपॉइंट एजेंट ने किया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आई होप कि ये जो टेक्निकल वर्ड है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया है। दोबारा से बोल देती हूँ, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहां पे प्रिंसिपल लीगली ऑब्लाइज हो जाता है थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। सो देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी ड्यू टू द वर्क डन बाय द एजेंट, उसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सब एजेंट के केस में प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, बट वेयर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में ऑफ कोर्स उसी के अंडर उसका असाइनमेंट हुआ है, ठीक है, वो एक पूरा नया बंदा फ्रेश है, एजेंट के साथ साथ वो भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बन रहा है, तो वहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करती है प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल मेनली टू द ओरिजिनल एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, इतना तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, ओरिजिनल एजेंट रिमेन्स लाइबल टू प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली, सेक्शन नंबर 192 याद करो। एजेंट इज जनरली नॉट लाइबल इफ ही सेलेक्टेड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट विद ड्यू केयर, 195 याद करो, ठीक है। राइट टू रेम्यूनरेशन, सब एजेंट कैन नॉट स्यू प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट एजेंट ने किया तो उसका काम जो भी रेम्यूनरेशन है वो एजेंट ही देखेगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन स्यू द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, ऑब्वियसली एजेंट प्रिंसिपल का ही बना है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, तो वो रेम्यूनरेशन के लिए केस ठोक सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट सब एजेंट की हो सकती है लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की हो ही नहीं सकती है। ड्यूरेशन ऑफ एजेंट्स लाइबिलिटी, एजेंट्स रिमेन लाइबल एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज एंड एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रॉपर्ली, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है उस काम के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हट रही है एजेंट की, ठीक है, उस स्पेसिफिक काम के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आई होप कि आपको अब ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको और भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप श्योरली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर सीए फ्रेंड्स, सीए कलीग्स, सो दैट आप सब लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ एंड बहुत अच्छा स्कोर करो। इसके अलावा मेरा एक सेक्शन पावर रिवीजन सीरीज है जहां पे मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा यूनिट कवर कर रही हूँ, पूरे के पूरे सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, इसीलिए क्योंकि लॉ के पेपर में प्रेजेंटेशन हमेशा मैटर करता है एंड प्रेजेंटेशन बेटर होने के लिए बेटर कीवर्ड्स चाहिए, एंड कीवर्ड्स हमको बेटर जनरेट होते हैं सेक्शन नंबर से, एंड उसका इंपॉर्टेंस जो क्रक्स है, जो एक ब्रीफ होता है उस सेक्शन के अंदर क्या है उससे कीवर्ड्स आप जनरेट कर सकते हो, एंड अगर आप इन कीवर्ड्स के साथ अगर पेपर को प्रेजेंट करते हो तो आपका श्योरली आपको लॉ में मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर होंगे। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है ना कि आपको लॉ में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत पढ़ाई बहुत कर रहे हो बट याद नहीं रह रहा है, सेक्शन नंबर में कंफ्यूज हो जाता है, तो मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट श्योरली विथ मी वन-on-one बेसिस। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कैप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ओके। So that's it for this video. Do share with your friends, do subscribe my channel and see you in our next class. Bye bye.